Hello everyone, welcome to the trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our session for Sankalp series and this is our lecture 6 जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। और आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बचे हुए मेथड्स की। और सरप्राइजिंगली ये इस बार के पेपर में भी थे, सरप्राइजिंगली नहीं क्योंकि ये हर बार टॉपिक्स डेप्रिसिएशन का पेपर में आता है। बट येस, दिस वाज द एग्जामिनेशन 2025 में, जहाँ पर मैंने भी शायद पहली बार देखा है कि इन्होंने सारे के सारे मेथड्स में से क्वेश्चंस डाल दिए थे। मतलब प्रोबेबली द एग्जामिनर लाइक द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन सो मच कि हर एक टॉपिक में से डेप्रिसिएशन के बेसिक क्वेश्चन यानी उसके थ्योरी क्वेश्चन भी था, उसके सारे मेथड्स में से एक एक के क्वेश्चन आया हुआ था न्यूमेरिकल का। तो मॉड्यूल ए के अंदर से ना दिस चैप्टर रियली रूल लाइक द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो अगेन आज का सेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर जेआईबी एग्जाम। सेकेंडली, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड यू रियली वांट टू सी किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे, वो आपको ले जाएगा हमारे रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट पे। इट हैज़ गॉट सो मेनी टॉपिक्स, मतलब आप मई से लेकर अब तक है, मई 2023 जब आपका नया सिलेबस आया है तब से लेकर आपका अभी के टाइम तक का सारे के सारे पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे रिकलेक्टेड, और उनके अंदर जो आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, टॉपिक्स आए हुए हैं विद आंसर्स आपको वो मिलेंगे। So if you're preparing for this exam, please अच्छे से पढ़िए and go through these particular topics in detail. Thank you. Now let's continue further through this particular topic. हम बात कर रहे हैं depreciation होती क्या है। Depreciation can be defined as something जो wear and tear से, मतलब चीज़ खराब होती है। अब मेरे पास मान लीजिए मेरा फ़ोन है, फ़ोन मान लीजिए किसी के पास ना आईफोन 11 है, आज आईफोन 17 आने वाला है, उसके फ़ोन की टेक्नोलॉजिकल वैल्यू कितनी कम हो चुकी है। कोई कह दे कि उसके पास में नोकिया का फ़ोन है, सिम्बियन फ़ोन वाले टच फ़ोन्स है, जो टच फ़ोन से पहले वाले उनके जो बटन वाले फ़ोन थे, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। बीच में जैसे आई थिंक BS2 के जो इंजन थे या BS3, फिर अलग अलग लेवल्स आए हैं, जो पुराने वाले इंजन हैं अब धीरे धीरे उनको आप यूज़ करना बंद कर चुके हैं, राइट। तो अगेन वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीसेंस है। चीज़ आज आई है, कल यूज़ होएगी, परसों पुरानी दिखेगी, और फिर हमारे पास होता है कि अच्छा बहुत टाइम हो गया यूज़ करते करते। दैट मीन्स वेयर एंड टीयर भी उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी वैल्यूएशन को इम्पैक्ट करता है। So in this case, there are multiple methods through which we actually calculate the depreciation. Depreciation is what? The decrease in the book value of an asset due to, I would say, usage, wear and tear, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, ये सारे रीजंस बन जाते हैं, मेनी मोर। ऐसा नहीं है कि यहीं तक खत्म हो जाते हैं रीजंस। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। और इसकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा कब लगती है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर करोड़ का एसेट है, 1 CR का एक कोई एसेट है, उसका 10% कितना हो जाएगा, 10 lakhs। जब एसेट ही 10 lakhs का, तो उसका 10% क्या होगा, 1 lakh। मतलब डेप्रिसिएशन रेट कैन बी एनीथिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। हायर द वैल्यू ऑफ दैट एसेट, हायर वुड बी द डेप्रिसिएशन। तो दैट्स हाउ वी टेक आउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके एक मेथड जिसको हम कहते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त कि हम ना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप ना पहले ईयर्स देखो। जैसे इसका ना एक काम करती हूँ, क्वेश्चन से आपको इसका सोल्यूशन समझाऊंगी एंड देन आई विल कम बैक टू द थ्योरी पार्ट। और ये बुक का क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया भी था। कंपनी ए ने बाय किया एक कंप्यूटर 5000 का जिसकी यूजफुल लाइफ थी 3 years की, इन विच इट कैन बी रीसोल्ड फॉर 200 रुपीज़। मतलब आप सोचिए 5000 की चीज़ 3 साल के बाद सिर्फ 200 रुपीज़ की रह जाएगी। मतलब ओवरऑल द डेप्रीसिएशन इज ऑफ ओवरऑल 4800। मतलब पूरी डेप्रिसिएशन जो 3 साल में हमें डिवाइड करनी है, बेस्ट होता है ठीक है डिवाइड बाय 3 करो, यूनिफॉर्म डिवाइड कर दो। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कहता है पहले निकालो कितने साल हैं आपके पास में। अब यहाँ पर इफ आई हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ईयर्स डिजिट, इसको हम कैसे निकालते हैं, कितने ईयर्स बाकी हैं, कहते 3। जब पहला साल शुरू हुआ है तो 3, जब दूसरा साल शुरू हुआ है तो 2, जब लास्ट ईयर शुरू हुआ है तो 1। अब इनका टोटल कर दीजिए, सम ऑफ ईयर्स का डिजिट, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 3 + 2 + 1 कितना बन गया, 6। इसका मतलब हमारा सम ऑफ ईयर्स डिजिट नंबर इज 6। मेरा टोटल डेप्रीसिएशन इज 4800 इनटू आप करोगे, आप प्रेजेंटली कितने ईयर्स बाकी है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ईयर्स इन द यूजफुल लाइफ। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इनटू यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो इट वुड बी 4800 इंटू 3/6।
दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में इट इज गोइंग टू बी 2400 रुपीज की डेप्रीसिएशन. गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? हाउ डज इट वर्क? आपने ना जब फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन निकालनी है, इट इज गोइंग टू बी 4800 रुपीज इंटू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 3/6 सम ऑफ ईयर डिजिट. फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है मेरी 2400 रुपीज. आप क्या बोलोगे? मेरी ओपनिंग बैलेंस इस एसेट का था 5000, उसमें से 2400 आपकी डेप्रिसिएशन आप कर दोगे माइनस. फिर क्या बच गया? 5000 में से 2400 किया माइनस, उसके बाद बच गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट अमाउंट, 2600. अब जब ये 26 बच गया, मेरे को निकालना है सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में इट टर्न्स आउट टू बी 20, हमारे पास 4800 का वैल्यू था ना, टोटल आपका 4800 ही रहेगा. जब सेकेंड ईयर शुरू हो गया तो कितने ईयर्स बाकी हैं? 2 ईयर्स बाकी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सम ऑफ डिजिट्स 6. जितने ईयर्स बाकी होंगे वो आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ. अब ये कितना आया? 1600 है ना. तो अब मैं लिखूंगी 26 में से 16 माइनस कर दिया जाए तो कितना बच रहा है? 1000. अब लास्ट ईयर देखे, थर्ड ईयर में जो मेरी डेप्रिसिएशन है वो किस बेसिस पर निकल रही है? 4800 इंटू 1, लास्ट ईयर रह गया, डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 800 रुपीज का. सो आई होप ये चीज़ आपको विजिबल हो रही है. एंड ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज लास्ट 1000 इज लेफ्ट, उसमें से आप 800 माइनस कर दीजिए, यू आर लेफ्ट विद 200 रुपीज एट द एंड. एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ना कि हमारे पास में थर्ड ईयर के एंड में ये बच रहा है. कैलकुलेशन पूरी तरह सही होगी. 5000 से शुरू किया था, एंड में सिर्फ 200 रुपये बचेगा और हमारी डेप्रिसिएशन चल रही है कुछ इस तरह से. सो कैलकुलेट करनी है आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द 3 ईयर्स यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. Then comes units of production method. This is another method. हमारे पास दो तीन different methods है. So now we are going to talk about the units of production method. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है कि आप ना कितना प्रोड्यूस करते हो, आप उसके बेसिस पर निकालो. अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड फर्दर, इसके अंदर ना आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एक बार आपको डिस्कस कर दूं. जैसे एक तो आपको क्या आएगा, कैलकुलेट करना आएगा कि आप ना इसके अंदर से कैलकुलेट करके मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, सेकंड ईयर की कितनी है, थर्ड की कितनी है. मतलब हो सकता है कि ये केस स्टडी आ जाए जिसमें ये केस स्टडी दे दी जाए और 2 से 3 आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाए, तो वो आपको देना होगा. और अगर क्वेश्चन कह दे कि आपका व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द सेकंड ईयर, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन होगा. What was the depreciation for the second year? What was the residual value after the entire thing? तो आपको ये पता है कि हाँ जी वो 200 रुपीज है. वो ट्विस्टेड क्वेश्चन होएगा, चीज निकाल कर दी हुई है उसने, लेकिन वो ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो फ्रॉम दीज एरियाज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और ये केस स्टडी फॉर्मेट पर आता है. यानी आपको ये बड़ा क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यूएशन निकाल कर देनी होगी. राइट एवरीवन, गॉट द आइडिया? So this is your sum of years digit method. Sum of years digit method is based upon again time. SLM based upon time. WDV is also I think more or less आपका एक time tenure defined है कि इतना time के लिए depreciation लगानी है, and that's how we continue with that. अब इन सब methods के अंदर ना एक चीज जेन्युइन है. हो सकता है कि पहले साल चीज बहुत ज्यादा यूज हो और दूसरे साल थोड़ी कम हो, और ये भी हो सकता है कि पहले साल कम यूज हो रही हो और सेकेंड ईयर से उसका यूटिलाइजेशन और बढ़ जाए. सो वाई डू वी यूज इट ऑन द बेसिस ऑफ कि एक परसेंटेज सेट कर दीजिए, एक टाइम फ्रेम चूज कर दिया, आप उसके बेस पर चलोगे तो हो सकता है ना आपका हर बार का डेप्रिसिएशन सेम ना आए, रैदर ढंग से ना निकले. देन वी हैव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारी कैसे निकलती है, एक्चुअल प्रोडक्शन या यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड हमारा किस बेसिस पे चलेगा, टोटल प्रोडक्शन हमारी किस बेसिस पे चलेगी, इनटू द टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट. ये अजीब सा फॉर्मूला लग रहा होगा, ये है नहीं. क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि हम ना अकाउंटिंग, इसको फॉर्मूला को ना मैं आपको अगेन क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, जैसे मैंने सम ऑफ ईयर डिजिट में बताया था.
ये बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर ना फॉलो किया जाता है AS10 और इंड AS16, दोनों ने 3 ही मेथड रिकॉग्नाइज किए हुए हैं यहाँ पर। और वो तीनों मेथड्स हमने लास्ट क्लास में किया था SLM, लास्ट क्लास में हमने किया था डिमिनिशिंग बैलेंस, और अब हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे ना, उसके बेसिस पर आपकी प्रोडक्शन डिफाइन की जाती है। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज बेस्ड अपॉन कि जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। कम प्रोडक्शन तो कम डेप्रिसिएशन, ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन। ये वैसे उन पर बहुत अच्छी लगती है जिन पर्टिकुलर एसेट्स की जो लाइफ टाइम है वो उन यूनिट्स पर डिपेंड करती है। जैसे फोटोकॉपियर मशीन्स है, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने टाइम के बाद स्क्रैप कर देंगे। बाहर के कंट्रीज ना एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज के बाद उस जो फोटो कॉपियर है उसको निकाल देते हैं, और बाद में ना वो जो बिल्कुल जो यूटिलाइज हो चुकी होती है उनके वहाँ पर उनके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल चुकी होती हैं, बहुत बार वो बाद में इंडिया में आते हैं, बिकॉज इंडियंस चीज़ों को नॉर्मली यूज़ करते हैं जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये एक सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन द यूटिलाइजेशन। अब दिस इज यूजेज बेस्ड मेथड्स, आपका यूज के ऊपर डिपेंड करेगा ये मेथड। जो डेप्रिसिएशन है, अमाउंट इज नॉट बेस्ड अपॉन द पैसेज ऑफ टाइम बट एक्चुअल यूज। कि ये नहीं कहा जा रहा कि इतने समय बीत गया तो इसकी वैल्यू इतनी डिक्लाइन हो चुकी है, कहते हैं नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे पास सही में कितना यूज हुआ है, जितना यूज होगा उतनी ही मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, रैंडम डेप्रिसिएशन मैं नहीं लगाऊंगा। तो इस तरीके से ये वाला पूरा पोर्शन चलता है। ठीक है ना। देन हमारे पास क्या आ जाता है, द दिस मेथड इज सूटेड फॉर दोज एसेट्स जो डेप्रिसिएट करते हैं ऑन द प्रोपोर्शन, जो यूज या लाइफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, उनके लिए ही ये मेथड यूज किया जाता है, बिकॉज इनके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद हम और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद उस एसेट को हमको छोड़ना पड़ेगा, चाहे लीगली बोल दीजिए या उस एसेट की क्वालिटी के हिसाब से बोल दिया जाए, तो आप उतने यूनिट्स बनाकर उसको स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द यूजफुल लाइफ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट, कितना प्रोडक्शन आप टोटल कर सकते हो। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एसेट है, अब वो आप 20 लाख यूनिट तक उसमें से बना सकते हो, जिस समय वो 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू आपके लिए स्क्रैप हो गई है, एंड देन यू विल हैव टू सेल इट ऑफ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो। ड्यूरिंग द सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऑफ सीजन में प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, रॉ मटेरियल जब पूरा मिल रहा होता है तो आप प्रोडक्शन अच्छी कर पाते हो। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन वहां पर डिफाइन हो जाती है। ठीक है ना। देन एवरीवन, चलिए देन दिस इज हाउ वी डिफाइन द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कंपनी ABC लिमिटेड परचेजेस अ पेन प्रोडक्शन मशीन। हमारे पास में ना टोटल ये जो मशीन है ये बनाती है 10 लाख पेन्स। ठीक है, ये ना टोटल 10 लाख पेन्स बनाती है। अब वो कहता है आफ्टर विच इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड, द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज 1 लाख। चीज की वैल्यू तो 1 लाख रुपीज है, लेकिन वो कहते हैं कि 10 लाख यूनिट जब पूरे हो जाएंगे ना उसी टाइम ये पर्टिकुलर एसेट हमारे लिए कुछ नहीं है, वो कंप्लीट स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी लाइफ ऑफ दैट एसेट इज नॉट बेस्ड अपॉन टाइम। ये किस पर बेस्ड आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट, अगर वो लाइफ, ये जो लाइफ पर तो SLM मेथड चलता है ना, ये वाला मेथड आपका लाइफ पर नहीं चल रहा। ये चल रहा है कि देखिए जिस समय इतने प्रोडक्शन हो गई ना उसके बाद हमारा काम हो जाता है खत्म, उसके बाद हमारा कुछ नहीं है और काम, उसके बाद ये एसेट हम निकाल देंगे, बिकॉज ये अपनी पूरी लाइफ खत्म कर चुका है जिसमें इसकी प्रोडक्शन प्रॉपर हो सकती थी। तो उस चीज को लेकर ये लोग डिफाइन कर देते हैं। स्क्रैप वैल्यू इज मतलब अगर मैं आज जब ये एसेट सेल कर रही होंगी बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा, तब मुझे कितने रुपए मिलेंगे। मतलब अब वो यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड के तौर पर नहीं जाएगा, वो मेटल स्क्रैप के तौर पर जाएगा। जैसे लोग अपनी गाड़ियां भी स्क्रैप में दे देते हैं, जब वो पूरा 12-15 साल यूज कर चुके हैं फिर वो उसके बाद वो कहते हैं स्क्रैप में ही निकाल दो। अगर आप नॉर्मली अपनी गाड़ी का फुल टेन्योर पूरा कर ही दोगे तो नॉर्मली वो क्या होता है, उसको आगे आगे क्या बेचना, उसको स्क्रैप में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये एस्टिमेट की जाती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास में द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट इज 10,000 है ना। अब मेरे को क्या करना है, जब भी मुझे याद रखिएगा, जब भी मेरे को डेप्रीसिएबल वैल्यू निकालनी होती है वो कितनी होती है, कितनी डेप्रिसिएशन लग सकती है, वो आती है मेरी टोटल वैल्यू में से
10,000 रुपीज आपको करने होते हैं माइनस। इसके हिसाब से मेरे पास आ गए 90,000 रुपीज। मतलब मेरे एसेट का पूरी लाइफ टाइम में जो रिडक्शन किया जा सकता है उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू का, तो दैट इज बेसिकली दिस। यहाँ पर आ जाएगा 90,000। 90,000 और प्रेजेंट अब कितना प्रोड्यूस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये क्या जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में इसकी प्रोडक्शन इज ऑफ 2 लाख पेन्स, यानी आप कह लो ना 20% तो भी प्रोड्यूस कर लिया। जितना प्रोड्यूस कर लिया आप उतनी ही डेप्रिसिएशन लगा लो, तो उसके हिसाब से 18,000 आ गया। ठीक है। अब वही अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं इस बार हमने प्रोड्यूस किए हैं अगले 5 लाख, तो आप क्या बोलोगे? अब 90,000 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी 50%। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई यहाँ पर? 45,000। अगर मुझे कोई कहे कि आपकी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के बाद आपकी वैल्यू कितनी बच रही है, मैं निकाल सकती हूँ। मेरे एसेट की एक्चुअल वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। फर्स्ट ईयर में से आप उसमें से माइनस कर दीजिए 18,000, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, 18,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यू हैव गॉट 82,000 एज योर बुक वैल्यू, जो बाय द एंड ऑफ द ईयर थी। उसमें से अगर आप माइनस करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक ये आपको अब विजिबल हो जाएगा इसके बाद का पोर्शन। अब देखिए, अब इसके बाद 82,000 में से अब अगर मैं फिर माइनस करूं, इस बार के कितने थे? 45,000 थे। अब जैसे ही मैंने 82 में से 45 माइनस किया, मेरे पास कितना बचा? 37,000। सो कैन यू से कि मेरे को अगर बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर की बतानी है, मेरे को सेकेंड ईयर की बतानी है, इनफैक्ट मुझे थर्ड ईयर की भी कोई निकालने को बोलेगा तो मैं वो भी तो निकाल सकती हूँ। मुझे बस फोकस किस पे रखना है? मेरा प्रोडक्शन हो कितना रहा है ना। अगर मेरी प्रोडक्शन कम हो रही है तो वैल्यू कम होगी, अगर मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो मेरी वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? हो सकता है ये क्वेश्चन कल को आपको ये बोल दे कि ना आप फर्स्ट ईयर की मत निकालो, आप मेरे को टोटल बताओ आफ्टर दीज 2 इयर्स क्या हुआ। ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आफ्टर दीज 2 इयर्स की वैल्यूएशन पर लेकर जाऊं, तो व्हाट कैन आई डू एवरीवन? लेट्स डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। अगर 2 इयर्स बीत चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मेरी वैल्यूएशन कितनी थी? 82,000 थी। सेकेंड ईयर मेरा 37,000 आ गया। अब मेरे को ये पता है मेरी करंट बुक वैल्यू इज 37,000। अब इसी क्वेश्चन में मुझे कोई बोल दिया जाए बाय आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमारे पास कितने यूनिट्स बन चुके थे? 5 और 6 7 लाख यूनिट्स तो बन चुके हैं। हमने इस बार में अगेन 2 लाख यूनिट्स और बनाए, तो आप बोलोगे कि आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो तो 90,000 पर लगना था ना। वैल्यूएशन में तो टोटल 90,000 है। अब आपने इसके बना दिए अगेन 2 लाख रुपीज, तो मतलब आपका 9 लाख तो पूरा हो गया ना। जब एसेट पूरा 10 लाख बार यूज हो सकता है, नाइन नाइन आपका पूरा हो गया, क्योंकि पीछे पहले हमने एक 5 किया, एक 2 किया तो वो 7 आ गया, और ये +2 किया तो ये 9 आ गया। तो मैं क्या कहूंगी? मैं बोलूंगी थर्ड ईयर में भी 18,000 की डेप्रीसिएशन ले लीजिए। और व्हाट इफ वो कह दे कि आफ्टर थर्ड ईयर द एसेट was sold फॉर, इसको मान लीजिए अगर हम बेच देते हैं तो हम इसको बेच रहे हैं 26,000 में, तो अब आप बताइए कि अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब आपको ये पता है कि पिछले साल तक इसकी वैल्यू 37,000 रह गई थी। अब 18,000 और माइनस कर दीजिए, -18,000, दैट गिव्स यू 19,000 आज उसकी वैल्यू रह गई है। और आपको सेल कर रहे हो आप 26 की, तो मतलब अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उसकी वैल्यू इज ₹19,000 एंड सेल्स वैल्यू इज 26,000। सिंस आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर आ रहा है अपना प्रॉफिट, आ रहा है ना प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो अब मैं क्या करूँ? मुझे निकालना है मेरा टोटल प्रॉफिट कितना ज्यादा निकल रहा है। तो वो कैसे निकलेगा? 26 के हिसाब से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस काइंड ऑफ कार आपको मिल गया। जो भी ये बात कर रही है प्रोडक्शन की मशीन जो है उसकी बात करें ना, तो आपको उसको बेच के फिर भी 7,000 का प्रॉफिट तो हो ही गया। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल थिंग ना, जो चीज़ ये कर ही रहे हैं, इजंट इट? तो इस तरीके से आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड वर्क करता है।
ओके इसका आंसर दिख गया। बट चलिए ये बुक का क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन क्या श्रिंक करती है, स्क्रैप वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन फोकस ही बुक वैल्यू पर करती है, क्योंकि बुक वैल्यू पर ही तो ये माइनस कर रही होती है, तो ये उसी को कम करती है और किसी चीज को ये कम नहीं करती। ये अपनी बुक का क्वेश्चन है। हाँ, चलिए अब एक और क्वेश्चन करें। The accounting standard 10 and 16 recognize which of the following methods of calculating depreciation। ये अभी सेम लाइन हम पीछे पढ़कर आए थे, कहाँ पढ़कर आए थे वो याद कीजिए। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी बस हमने ये किया ही है पीछे, लेट्स गो बैक एंड एक्चुअली सी इट। इसका आंसर क्या होगा, एसएलएम होगा, डब्ल्यूडीवी होगा, या फिर या डिमिनिशिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड होगा। चले एग्जैक्ट स्लाइड तक ले चलो। आप देख रहे हैं यहाँ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में ये मैकमिलन बुक की लाइंस है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंड एस 16 जो है ये तीन मेथड्स को रिकॉग्नाइज करता है। कौन कौन सा, एस एल एम, देन इज योर डिमिनिशिंग बैलेंस, एंड द लास्ट इज योर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सो ये सारे के सारे मेथड्स एक्चुअली वर्किंग रहती है इन सबकी, और सबसे ज़्यादा वैसे तो डब्ल्यू डी वी यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा, इन स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। व्हाट वुड बी द आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे वैलिड है। ठीक है ये याद रखिएगा, दिस इज द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बस एवरीवन, लेट्स एंड द सेशन हेयर। बट बिफोर आई एंड द सेशन, और आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक्स और डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं edutap.in पर, और वहाँ से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपको करना क्या होगा, बस आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर। वंस यू गो ऑन टू दिस वेबसाइट, यहाँ ना कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको JIB खुला हुआ मिलेगा। मतलब ये आपके तो पास खुलेगा ना, अब ये खुलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी क्लासेस में क्या क्या होता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे मिलते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो टेक सिंगल। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमारे ना नवंबर के कोर्सेज चल रहे हैं। नवंबर क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो लाइव क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको रफली हम 30 आवर्स के अंदर हमारे पास में एक सब्जेक्ट एक कंपोनेंट खत्म हम करते हैं। देन अगेन आपके पास बाकी सबके भी ऐसा ही रहेगा, तो आपके पास अराउंड 120 क्लासेस के अंदर हमारी कोशिश रहती है, 120 आवर्स आप कह लीजिए, जिसके अंदर हम कवर करते हैं। बिकॉज एवरी सिंगल डे आपकी 2 आवर्स की क्लास होती है, और अभी मॉर्निंग और इवनिंग का बैच चल रहा है RPWM एज वेल एज AFM का। हमारे पास JIIB के सारे मास्टर कोर्स भी है, मतलब आपको हर एक टॉपिक का लाइव लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, और वो आपको मिल जाएंगी मास्टर कोर्स के अंदर। यहाँ पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में आप बाय द एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन अगर हमारा बैच लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज, आपको क्या करना होगा, जस्ट गो ऑन टू दिस एरिया एंड स्क्रॉल डाउन अ बिट। यू कैन सी आपको ना हमारी क्लासेस के ब्रोशर्स भी मिल जाएंगे कि हम इन टॉपिक्स में एग्जैक्टली कवर कर क्या क्या रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो थ्रू आवर वेबसाइट, और यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे ब्रोशर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और यहाँ पर आपके पास में यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू फर्दर। और उसके आगे JIB 80 का आप ज़रूर वो डालिएगा कोड, तभी आपको 80% ऑफ मिलेगा इसमें, और 75% चल रहा है आपको हमारे मास्टर कोर्स के अंदर। सो इफ यू आर प्लानिंग देन जस्ट डोंट वेट, हरी अप एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड राइट अवे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ना अगर हम किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं तो हम ज़रूर डालें। तो प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हैं कोर्सेज तो जल्दी से लीजिए। राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड अ रिमाइंडर, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आर स्टिल गोइंग ऑन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।